की निवासी स्थिति। कोई व्यष्टि करदाता गत वर्ष में निवासी हो सकता है, निवासी यानी कि रेजिडेंट, वो असाधारण निवासी हो सकता है, नॉट ऑर्डिनरीली रेजिडेंट, और तीसरा अनिवासी। नॉन रेजिडेंट। तो कोई व्यष्टि करदाता गत वर्ष में आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है या फिर अनिवासी हो सकता है। व्यष्टि करदाता भारत का नागरिक है या नहीं, इससे आयकर अधिनियम में कोई फर्क नहीं पड़ता। गत वर्ष में अगर कोई व्यष्टि करदाता कुछ शर्तें पूरी करता है तो वह करदाता निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है या फिर अनिवासी हो सकता है। तो वो शर्तें कौन कौन सी हैं? आयकर अधिनियम में कुछ शर्तें निर्धारित की गई हैं व्यष्टि करदाता की निवासी स्थिति निर्धारित करने के लिए। पहली शर्त है जिसको हम आधारभूत शर्त भी कहते हैं। पहली शर्त को आधारभूत शर्त भी कहते हैं। वह शर्त यह है कि जो व्यष्टि है वह गत वर्ष में भारत में 182 दिन या अधिक रहा। तो आधारभूत शर्तों में भी दो शर्तें दी गई है। एक शर्त विकल्प के रूप में है, लेकिन जो पहली शर्त है वह यह है कि जो व्यष्टि है वह गत वर्ष में भारत में 182 दिन या अधिक रहा हो। तो कल की क्लास हमने बात की थी कि 182 दिन भारत में लगातार रहना आवश्यक नहीं है, वो अलग अलग अवधियों में 182 दिन या उससे अधिक भारत में रह सकता है आधारभूत शर्त पूरी करने के लिए। और हमने ये भी बात की थी कि उसको एक ही स्थान पर रहना अनिवार्य नहीं है, वह भारत में किसी भी स्थान पर अलग अलग अवधियों में 182 दिन या उससे अधिक रहकर आधारभूत शर्त की पूर्ति कर सकता है। और इसके विकल्प में एक दूसरी शर्त दी गई है कि अगर कोई करदाता यह शर्त पूरी नहीं कर पाए तो वह दूसरी शर्त को पूरी कर दे। और शर्त यह है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में 365 दिन या अधिक तथा गत वर्ष में 60 दिन या अधिक भारत में रहा। अगर कोई करदाता 182 दिन वाली शर्त पूरी नहीं कर पाता तो वह दूसरी शर्त विकल्प के रूप में दूसरी वैकल्पिक शर्त पूरी अगर करता है तो आधारभूत शर्त पूरी की हुई मानी जाएगी। शर्त यह है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 4 वर्षों में, अभी जिस वर्ष गत वर्ष के लिए हम इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो गत वर्ष है 2020-21, और जो वर्तमान में वर्ष चल रहा है वो कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर है 2021-22। तो 2020-21 की इनकम पर कर निर्धारण वर्ष असेसमेंट ईयर 2021-22 में कर लगाया जाएगा, कर का निर्धारण किया जाएगा। तो अभी हम इस वर्ष जो इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं 2020-21 प्रीवियस ईयर गत वर्ष के बारे में। तो 2020-21 हमारा गत वर्ष है, प्रीवियस ईयर है, और इस वर्ष जो भी आय कमाई जाएगी उस आय पर हम कर का निर्धारण करेंगे। तो गत वर्ष यानी कि 2020-21 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, तो 2020-21 से पूर्व के जो 4 वर्ष हैं उनमें वो 365 दिन या अधिक तथा गत वर्ष में यानी 2020-21 में 60 दिन या अधिक भारत में रहा हो। तो अगर ये शर्त भी पूरी कर देता है तो आधारभूत शर्त पूरी की हुई मान ली जाएगी। तो एक तो आधारभूत शर्त है। इसके अलावा
अतिरिक्त शर्तें हैं। इसके अलावा दो अतिरिक्त शर्तें हैं, जिनमें से पहली है वह है गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में से कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करता हो। अतिरिक्त शर्तों में पहली शर्त है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करता हो। तो गत वर्ष यानी 2020-21 से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त को, इन दोनों में से किसी एक शर्त को पूरी करता हो। यह पहली अतिरिक्त शर्त है। और दूसरी अतिरिक्त शर्त है वह है गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। और अतिरिक्त शर्तों में दूसरी शर्त है कि वह गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में कम से कम 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। तो इस प्रकार से दिनों के आधार पर उसके गत वर्ष में या गत वर्ष से पूर्व के वर्षों में भारत में रहने के आधार पर उसकी निवास स्थिति का निर्धारण आयकर अधिनियम में किया जाता है। तो अगर कोई करदाता ये सभी शर्तें पूरी कर देता है, आधारभूत शर्तों में दोनों में से कोई एक शर्त, क्योंकि ये दोनों शर्तें विकल्प के रूप में है, तो आधारभूत शर्तों में दोनों में से कोई एक शर्त और दोनों अतिरिक्त शर्तें अगर कोई करदाता पूरी कर देता है, व्यष्टि करदाता पूरी करता है, तो वह व्यष्टि करदाता भारत में निवासी कहलाता है। और अगर कोई करदाता केवल आधारभूत शर्त पूरी कर पाता है, यानी दोनों में से कोई सी भी एक शर्त आधारभूत शर्त के रूप में पूरी कर पाता है और अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं कर पाता, एक अतिरिक्त शर्त पूरी करता है या फिर दोनों ही पूरी नहीं कर पाता, केवल आधारभूत शर्त पूरी कर पाता है, तो ऐसा जो व्यष्टि करदाता है वो भारत में असाधारण निवासी कहलाता है। और अगर कोई करदाता आधारभूत शर्त ही पूरी नहीं कर पाता, तो ऐसा व्यष्टि करदाता अनिवासी नॉन रेजिडेंट कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा था पिछली क्लास में व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति के लिए। साथ साथ हमने एक बात ये भी पढ़ी थी कि कुछ व्यष्टि करदाता ऐसे हैं जिनके लिए इन दोनों आधारभूत शर्तों में से ये जो दूसरी वैकल्पिक शर्त है ये उनके लिए लागू नहीं होती। उनको ये 182 दिन वाली शर्त ही पूरी करने पर उनकी आधारभूत शर्त पूरी की हुई मानी जाएगी। ये जो आधारभूत शर्तों में जो दूसरी जो वैकल्पिक शर्त है उनके लिए लागू नहीं होगी। तो ऐसा व्यक्ति जो गत वर्ष में रोजगार हेतु भारत छोड़कर जाता है या फिर वो भारतीय समुद्री जहाज के चालक दल के सदस्य के रूप में भारत छोड़कर जाता है, तो ऐसे व्यष्टि करदाता के लिए आधारभूत शर्तों में ये जो दूसरी वैकल्पिक शर्त है ये लागू नहीं होती। उसको 182 दिन वाली शर्त गत वर्ष में पूरी करने पर ही इसकी आधारभूत शर्त पूरी हुई मानी जाएगी। और एक दूसरा व्यक्ति ऐसा है जो भारतीय मूल का है और गत वर्ष में भारत में आता है। भारतीय मूल का नागरिक होने का मतलब कि उसके माता पिता, दादा दादी या नाना नानी भारत में पैदा हुए हों। तो अगर कोई विदेशी नागरिक भारतीय मूल का है और वो गत वर्ष में भारत में आता है, तो उसके लिए आधारभूत शर्त जो 182 दिन वाली आधारभूत शर्त लागू होती है, उसको भी ये वैकल्पिक शर्त प्रदान नहीं की गई है। तो इस प्रकार से कल हमने व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति के बारे में जाना था। तो व्यष्टि करदाता के बाद में हम बात करेंगे हिंदू अविभाजित परिवार, हिंदू अविभाजित परिवार, HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति के बारे में
तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति, अगर कोई संयुक्त हिंदू परिवार कोई व्यवसाय चलाता है और अपने आप को हिंदू अविभाजित परिवार के रूप में पंजीकृत करवा सकता है, तो हिंदू अविभाजित परिवार एक व्यवसाय का प्रारूप है, एक बिजनेस की फॉर्म है। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति और हिंदू अविभाजित परिवार पर आयकर लगाया जाता है, कि आय पर आयकर लगाया जाता है और आयकर अधिनियम में इसको व्यक्ति की परिभाषा में शामिल किया गया है। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति, तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति भी निवासी की हो सकती है, असाधारण निवासी की हो सकती है, और अनिवासी की हो सकती है। जिस प्रकार से व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की होती है, उसी प्रकार हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति भी निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की हो सकती है। तो हिंदू अविभाजित परिवार यानी कि हिंदू परिवार अपना व्यापार चला रहा है, तो हिंदू परिवार का जो मुखिया है वो इस हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता कहलाता है। जो हेड ऑफ फैमिली है वो कर्ता कहलाता है। तो जो परिवार का मुखिया होता है वह हिंदू अविभाजित परिवार व्यवसाय का कर्ता कहलाता है। तो हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय के प्रबंध और नियंत्रण तथा कर्ता की निवास स्थिति पर निर्भर करती है। तो हिंदू अविभाजित परिवार कब निवासी होता है? यदि व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो तथा कर्ता व्यष्टि करदाता की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है। तो हिंदू अविभाजित परिवार कब गत वर्ष में निवासी की स्थिति में होगा? यदि हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो। यदि व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग, तो हिंदू अविभाजित परिवार द्वारा एक व्यवसाय चलाया जाता है और उस व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग अगर भारत में स्थित हो तथा कर्ता हिंदू अविभाजित परिवार का जो मुखिया है वह एक व्यष्टि है, तो जो कर्ता है वह व्यष्टि करदाता की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता हो, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी कहलाएगा, उसकी स्थिति निवासी की होगी। तो व्यष्टि करदाता की जो दो अतिरिक्त शर्तें हैं कि वह गत वर्ष से पूर्व के 10 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों में आधारभूत शर्त पूरी करता हो और गत वर्ष से पूर्व के 7 वर्षों में 730 दिन या अधिक भारत में रहा हो। अगर ये दोनों अतिरिक्त शर्तें हिंदू अविभाजित परिवार का कर्ता जो मुखिया है वह पूरी करता है और हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय के प्रबंध और नियंत्रण का कोई भी भाग अगर भारत में स्थित हो, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार गत वर्ष में निवासी कहलाता है। असाधारण निवासी की स्थिति कब होती है कि यदि व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग
में स्थित हो तथा कर्ता दोनों में से एक या दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी न करता है। और अनिवासी कब कहलाएगा, असाधारण निवासी कब कहलाएगा? यदि हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय का प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो, लेकिन जो हिंदू अविभाजित परिवार का जो मुखिया है, करता है, वह दोनों में से कोई एक अतिरिक्त शर्त पूरी करता है या फिर दोनों ही अतिरिक्त शर्तें पूरी नहीं कर पाता। यानी कि जो करता है, जो मुखिया है हिंदू अविभाजित परिवार का, वह अतिरिक्त शर्तों की पूर्ति नहीं कर पाता, लेकिन हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय का प्रबंध और नियंत्रण का कोई भाग अगर भारत में स्थित है तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी कहलाता है। देखिए, निवासी के लिए तो हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय का प्रबंध और नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित होना चाहिए, और जो मुखिया है वह व्यष्टि करदाता की दोनों अतिरिक्त शर्तें पूरी करता है तो वह निवासी होगा। लेकिन अगर जो मुखिया है वह दोनों अतिरिक्त शर्तों में से कोई एक शर्त या दोनों शर्तें पूरी नहीं कर पाता, लेकिन व्यवसाय के प्रबंध और नियंत्रण का कोई भाग भारत में स्थित है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार असाधारण निवासी कहलाता है। और अनिवासी कब कहलाता है? जब व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित न हो। और अगर हिंदू अविभाजित परिवार के व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित न हो तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी कहलाता है। फिर जो हिंदू अविभाजित परिवार का जो मुखिया है उसके द्वारा चाहे अतिरिक्त शर्तें पूरी करी जाए या नहीं की जाए, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, महत्वहीन हो जाता है अगर व्यवसाय के प्रबंध और नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित नहीं है। तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार जिसके प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित नहीं है, तो ऐसा हिंदू अविभाजित परिवार अनिवासी कहलाता है। प्रबंध एवं नियंत्रण का तात्पर्य है कि उस स्थान से प्रबंध के निर्णय और व्यवसायिक निर्णय लिए जाते हैं। तो अगर ऐसे प्रबंध के निर्णय और व्यवसायिक निर्णय व्यवसाय के संचालन से संबंधित अगर भारत में किसी स्थान पर लिए जाते हैं, भारत में ऐसा कोई स्थान है जहां पर हिंदू अविभाजित परिवार के जो व्यवसाय है उसके कोई डिसीजंस लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं, तो माना जाएगा कि उस व्यवसाय के प्रबंध और नियंत्रण का कोई भाग भारत में स्थित है। और जो तीसरा करदाता है वो है फर्म या व्यक्तियों का समुदाय। फर्म एवं व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स, एओपी, व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति। तो पिछली क्लास में हमने बात की थी कि निवास स्थिति में हम करदाता की, व्यक्तियों की निवास स्थिति जानेंगे। और व्यक्ति में एक व्यष्टि शामिल होता है, हिंदू अविभाजित परिवार शामिल होता है, फर्म और व्यक्तियों का समुदाय, व्यष्टियों का समुदाय, कंपनी और स्थानीय सत्ता और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति शामिल होते हैं। लेकिन स्थानीय सत्ता और कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति की निवास स्थिति नहीं ज्ञात की जाती। बाकी जो 5 एंटिटीज हैं उनकी निवास स्थिति ज्ञात की जाती है। तो पहली निवास स्थिति व्यष्टि के संबंध में हमने जानी, दूसरा हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति के बारे में हमने पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति। व्यक्तियों का समुदाय यानी कि जो व्यक्ति की परिभाषा में जो एंटिटी शामिल होती है, 5-7 एंटिटी जो शामिल होती हैं, वो अगर या उनमें से कोई 2 व्यक्ति अगर
मिलकर एक समुदाय बनाकर अगर कोई व्यवसाय करते हैं और अपने आप को साझेदारी फर्म के रूप में रजिस्टर नहीं करवाते, तो जो ऐसा व्यवसाय का प्रारूप है वो व्यक्तियों का समुदाय, एसोसिएशन ऑफ पर्संस कहलाता है। तो फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति में जो निवास स्थिति ज्ञात करने के लिए जो शर्तें लागू होती हैं वो एक समान है, दोनों एक जैसे ही हैं। तो कोई व्यक्ति की निवास स्थिति निवासी हो सकता है, असाधारण निवासी हो सकता है और अनिवासी हो सकता है, यानी कि 3 प्रकार से उसकी निवास स्थिति हो सकती है। और इसी तरीके से हिंदू एवं परिवार की निवास स्थिति भी 3 प्रकार से हो सकती है, निवासी, असाधारण निवासी और अनिवासी की। लेकिन किसी फर्म और व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति केवल निवासी और अनिवासी की ही हो सकती है। फर्म और व्यक्तियों का जो समुदाय है वह असाधारण निवासी नहीं होता। तो फर्म या तो निवासी होगी या अनिवासी होगी। तो निवासी कब होगी? यदि व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो। अगर फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग अगर भारत में स्थित हो, तो ऐसे फर्म या व्यक्तियों का समुदाय गत वर्ष में निवासी कहलाता है। और यदि व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित न हो, और यदि व्यवसाय के प्रबंध और नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित न हो, तो ऐसी फर्म या व्यक्तियों का समुदाय भारत में अनिवासी कहलाता है। तो ये जो हम व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण की बात कर रहे हैं, जैसे हमने हिंदू एवं विभाजित परिवार का जो व्यवसाय है उसके प्रबंध एवं नियंत्रण की बात की, या फिर फर्म या व्यक्तियों के समुदाय के व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण की बात की, तो ये जो प्रबंध एवं नियंत्रण की बात है ये हम कर रहे हैं गत वर्ष से संबंधित। तो इसको ऐसे पढ़ा जाना चाहिए, यदि गत वर्ष में व्यवसाय के प्रबंध एवं नियंत्रण का कोई भी भाग भारत में स्थित हो या ना हो, क्योंकि हो सकता है कि गत वर्ष से पहले प्रबंध एवं नियंत्रण की कोई अलग स्थिति रही हो, तो जो भी हम निवास स्थिति निर्धारित कर रहे हैं वो गत वर्ष के संबंध में कर रहे हैं, इसलिए जो प्रबंध एवं नियंत्रण है वो गत वर्ष के संबंध में ही देखा जाना चाहिए। और इसके बाद हम बात करेंगे किसी कंपनी की निवास स्थिति के बारे में। कंपनी की निवास, तो कंपनी की निवास की स्थिति भी निवासी की हो सकती है या फिर अनिवासी। कंपनी असाधारण निवासी नहीं हो सकती। तो कंपनी या तो भारत में निवासी होगी, रेजिडेंट होगी, या फिर अनिवासी होगी, नॉन रेजिडेंट होगी। तो कब कंपनी भारत में निवासी होती है? यदि वह एक भारतीय कंपनी है। यदि कोई कंपनी भारतीय कंपनी है, यानी कि जो भारत का जो कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार उसने अपना भारत में पंजीकरण करवा रखा हो, जो कंपनी अधिनियम के अनुसार उसका जो है समावेशन हुआ हो, इनकॉर्पोरेशन हुआ हो, तो ऐसी कंपनी भारतीय कंपनी कहलाती है। तो यदि एक भारतीय कंपनी है तो वह कंपनी भारत में निवासी मानी जाएगी गत वर्ष में। अथवा अगर कोई भारतीय कंपनी नहीं भी है तो कंपनी का प्रभावी नियंत्रण भारत में स्थित है। अगर वो भारतीय कंपनी नहीं भी है तो उस कंपनी का अगर प्रभावी प्रबंध एवं नियंत्रण
उस कंपनी का प्रभावी प्रबंधन अगर भारत में स्थित हो तो ऐसी कंपनी निवासी मानी जाती है गत वर्ष में। प्रभावी प्रबंधन से हमारा तात्पर्य है कि उस कंपनी के जो मैनेजरियल डिसीजन है, जो प्रबंध के निर्णय है और जो कॉमर्शियल डिसीजन, जो वाणिज्यिक निर्णय है, वो निर्णय भारत में ही लिए जाते हो और भारत से ही उस कंपनी के व्यवसाय का संचालन किया जाता है। तो अगर कोई कंपनी भारतीय कंपनी है, यानी कि जो भारत का जो कंपनी अधिनियम है उसके अनुसार उसका समावेशन हुआ है, भारत में उसका पंजीकरण हुआ है, अगर कोई भारतीय कंपनी है तो ऐसी कंपनी गत वर्ष में निवासी मानी जाएगी। और अगर भारतीय कंपनी नहीं भी है तो कंपनी का अगर प्रभावी प्रबंधन भारत में स्थित है तो ऐसी कंपनी गत वर्ष में निवासी मानी जाएगी। और अनिवासी कब मानी जाएगी कि यदि वह कंपनी ना तो भारतीय कंपनी है और ना ही उसका प्रभावी प्रबंधन भारत में स्थित है। तो कब अनिवासी मानी जाएगी कि यदि वह कंपनी ना तो भारतीय कंपनी है और ना ही उसका प्रभावी प्रबंधन भारत में स्थित है तो ऐसी कंपनी गत वर्ष में अनिवासी मानी जाएगी। तो इस प्रकार से हमने व्यष्टि करदाता की निवास स्थिति, हिंदू अविभाजित परिवार की निवास स्थिति, फर्म एवं व्यक्तियों के समुदाय की निवास स्थिति और कंपनी की निवास स्थिति के बारे में इस क्लास में जाना। तो निवास स्थिति के बारे में इतना ही है। अगली क्लास में हम इन करदाताओं का निवास स्थिति के आधार पर किस प्रकार से कर दायित्व निर्धारित किया जाता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास हमने जो पढ़ा आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।